Good afternoon, everyone. Welcome to Cloud Possible. In this particular video, we are going to discuss what are the problems faced by Sweden to become the 32nd NATO member. After all, why Turkey is stopping the membership of Sweden? आपको इसके बारे में जो कुछ भी पता है आप उसको अभी साइड में रखिएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, पेन और पेपर लेके बैठें ताकि इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स हैं वो आप बनाते हुए चलें। स्वीडन के पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में भी जाना पड़ेगा। तो जहां जहां भी हमें ज्योग्राफी का रिक्वायरमेंट है वहां पे हम आपको मैप वर्क की मदद से कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब बात क्या है कि स्वीडन में दो चीज़ें हुई हैं। स्वीडन एक तरीके से टर्की के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है दो जगह पे। पहला, कुछ ऐसे संगठन हैं, देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच वर फॉर्म्ड इन टर्की एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे डिमांडेड अ डिफरेंट स्टेट। प्रैक्टिकली दूसरा देश ही उनको चाहिए था टर्की से। वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी इस समय नॉर्डिक कंट्रीज में जाके रह रहे हैं। टर्की का कहना यह है कि इन पर्टिकुलर लीडर्स को आप वापस करिए। द सेकेंड इशू इज द डेसिक्रेशन ऑफ कुरान दैट हैज हैपेंड रिसेंटली इन स्वीडन। टर्की का रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा आहत है इस दुर्घटना से, इस घटना से, और स्वीडन के ऊपर एक तरीके का वो डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या है पूरी सिचुएशन को, लेट्स ब्रेक इट इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स। Just look at this particular map. In this particular map, you will find that NATO has been consecutively expanded from 1949 to 2000. And still it is being expanded. In 1949, somewhere around 12 countries come together to form a security alliance, North Atlantic Treaty Organization. The first wave of expansion that happened in NATO was between 1950 and 1990. Other additional countries were added subsequently, just like Poland, Czech Republic and all of that. Then you will find in 1990s to 2000, few more countries were added. Basically, after disintegration of Yugoslavia and Russia, the expansion of NATO became very much rampant, and NATO wanted to reach to the boundaries of Russia. The core idea is the difference between socialism, that is Marxism, the theories of economic system, and capitalist theories of economic system. After these countries broke off from Russia, it was very much clear that समाजवाद जो है पूरी तरीके से रशिया में फेल हो चुका है, विफल हो चुका है। तो ये देश जो हैं, जो टूट के रशिया से निकले, इनकी एक अंदर से इच्छा है क्या कि वो यूरोपियन इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर लें अपने में, यानी वो किसी भी तरीके से यूरोपियन इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएं। पर यूरोपियन इकोनॉमी तो कैपिटलिस्ट है, तो अब इनको अपने पूरे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को यूरोपियन इकोनॉमीज के हिसाब से चेंज करना था। लेकिन जब ये ऐसा करना चाह रहे हैं तो इनको डर भी है रशिया से कि ये इनको अटैक कर लेगा और वापस से ये अपना इकोनॉमिक सिस्टम इनके ऊपर थोप देगा। क्योंकि ये देश छोटे हैं तो इनको सुरक्षा जरूरतों के कारण ये नेटो की मेंबरशिप डिमांड करते हैं, और नेटो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और अपने एक्सपेंशन में इन कंट्रीज को जोड़ते हुए चला जाता है, जो कि रशिया को पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है इस टाइम पे। रशिया का सीधा सवाल नेटो से यही है कि तुम जिसके डर से बने थे, यूएसएसआर के डर से बने थे, यूएसएसआर तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता 1991 के बाद। तो तुम्हें 1991 में नेटो को अगर तुम खत्म नहीं कर सकते थे तो उसके एक्सपेंशन को तो बंद कर सकते थे। तुमने उल्टा किया, यूरोपियन इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने की आड़ में तुम रशिया की इकोनॉमिक सिस्टम को सर्कल करना चाहते हो, ऐसा रशिया का कहना है। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें ओपिनियन है, क्या आपका मानना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा। सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब आपको ये मैप जो है काफी हेल्प करेगा स्वीडन और फिनलैंड का। इस पर्टिकुलर मैप में बताया है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए नेटो में तो इससे दो चीज होगी। पहला, रशिया का जो मैरीटाइम बाउंड्री है, यानी रशिया का जो सी रूट है, उसमें नेटो दोनों तरफ से आ जाएगा। क्योंकि लातविया, एस्टोनिया जैसे देश, पोलैंड जैसे देश ऑलरेडी नेटो का हिस्सा हैं। समुद्र के उस पार यानी बाल्टिक सी के उस पार वाले देश स्वीडन और फिनलैंड वही नहीं थे अभी तक नेटो का हिस्सा, तो उनको बनाने की बात चल रही है। और फिनलैंड को थोड़ा ध्यान से देखिए तो इसका रशिया के साथ 1300 किलोमीटर का बाउंड्री है, यानी नेटो का जो लैंड फ्रंटियर है रशिया के अगेंस्ट वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में गल्फ ऑफ फिनलैंड है, वहां पे आपको रशिया का शहर सेंट पीटर्सबर्ग दिखाई देगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के ट्रेड के लिए। तो गल्फ ऑफ फिनलैंड के रास्ते से बाल्टिक सी होते हुए स्टागरक के रास्ते से नॉर्थ सी रशिया के शिप्स जाते हैं, जो बाद में मेडिटेरेनियन सी के माध्यम से रेड सी तक आते हैं सुएज कैनाल का इस्तेमाल करते हुए। तो अवेलेबल मैरीटाइम रूट जो है रशिया के पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है, बिकॉज रशिया नॉर्थ में नहीं जा सकता क्योंकि बर्फ जमी रहती है वहां पे हाफ पार्ट ऑफ द ईयर पे। मूविंग फर्दर अहेड,
कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। टर्की की कैपिटल अंकारा है। प्रेसिडेंट रसेप तैयप अर्दोगन, ही इज फ्रॉम जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। सीरिया की कैपिटल डेमास्कस, प्रेसिडेंट बशर अल असद, ही इज फ्रॉम बाथ पार्टी। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, द प्राइम मिनिस्टर इज पेट्री ऑर्पो एंड ही इज फ्रॉम नेशनल कोalition पार्टी। The capital of Sweden is Stockholm. The Prime Minister is Ulf Kristersson and he's from Moderate Party. Now, there are three terms that we need to understand: the Nordic countries, the Scandinavian countries, and the Baltic countries. Most often, these terms are there in the newspaper, and we get confused as to what do they connote to. Now, please understand that Nordic country is a geographical term. Scandinavian countries is a unification political movement, and Baltic state is another a geographical term. So, what are they? Let me explain you in brief. तो नॉर्डिक कंट्री एक जोग्राफिकल टर्म है, कल्चरल रीजन है नॉर्दर्न यूरोप में, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं वो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और साथ में आपको दिखाई देगा आइसलैंड और फिनलैंड। ये देश नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं। इन्होंने अपना एक नॉर्डिक कोऑपरेशन करके बॉडी पॉलिटिकल यूनिट भी बना रखा है, तो जो भी डिसीजन लेते हैं आपस में सलाह मशवरा करके लेते हैं। वहीं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को आप देखिए, एक जोग्राफिकली एक कंट्री बनना चाहती थी 19th सेंचुरी में, तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं। बाल्टिक कंट्रीज जो हैं वो बाल्टिक सी के पास 3 देश हैं, दैट इज एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, और वो रशिया के काफ़ी बगल में है, आपको दिखाई दे सकता है। तो ये 3 चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। नॉर्डिक कॉपरेशन जो है, नॉर्डिक काउंसिल है, 1962 में हेलसिंकी ट्रीटी के अंडर बना है, और बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो बेसिकली हाई इनकम स्टेट्स हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा करते हैं। उसके बाद जो दूसरा रीजन आपको समझना है वो कुर्दिश रीजन समझना है। जो ब्राउन में आपको रीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुर्दिश पॉपुलेशन रहती है। कुर्दिश पॉपुलेशन एक अलग कुर्दिस्तान, एक अलग स्टेट चाहती है, एक अलग देश बनना चाहती है, पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके से सेपरेटेड है या स्प्रेड है, जो कि ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, इन चारों देशों के बाउंड्रीज में है। अब ये कुर्दिस्तान का अगर स्टेट बनेगा, ये कंट्री अगर अलग से बनेगी, तो ईरान, इराक, सीरिया, टर्की से सबसे कुछ हिस्सा ज़मीन का जाएगा। कुर्दिस्तान के पास आज इस ज़मीन पे तेल मौजूद है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टर्की, सीरिया, इराक और ईरान इस जगह को जाने नहीं देना चाहते हैं। कुर्दिस्तान कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी माइनॉरिटी है जो स्टेटलेस है, जो होमलेस है, तो इनका जो इशू है वो टर्की के लिए भी एक तरीके से सेंसिटिव, पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है। और इस पर्टिकुलर मूवमेंट की शुरुआत होती है एक पॉलिटिकल पार्टी से, पीकेके नाम की पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी पे बनती है। अब टर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहता था, यूरोपियन इकोनॉमी का पार्ट बनना चाहता था, नेटो का तो है ही। तो उसने कोशिश की कि कुर्दिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी बनी मार्क्सिज्म की विचारधारा पे, जिसके अगेंस्ट है, द मार्क्सिज्म आइडियोलॉजीज आर कंप्लीटली अगेंस्ट व्हाट यूरोपियन इकोनॉमीज बिलीव ऑन। They believe on capitalization, that everything belongs to the private sector, and that is why Turkey wanted to pacify their European economy counterparts, and Turkey tried to dissuade or this particular movement. But what happens? A political situation emerges in Turkey in 2016 that forces Recep Tayyip Erdogan to take countermeasures to put down political dissidents. Moving further ahead, you can practically look at this map of the Baltic states and you will find that Gulf of Finland is the only outlet that St. Petersburg have. Now, NATO is practically witnessing another wave of expansion. Finland was added as the 31st member of NATO, but Sweden को लेके प्रॉब्लम जो है अभी बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब क्रेमलिन यानी कि रशिया के लिए जो प्रॉब्लम बढ़ रही है वो यही हो रही है कि नाटो जो है उनके डोर स्टेप तक आ गया है। अब रशिया का एक एक्सक्लेव है, रशियन एक्सक्लेव इज देयर, दैट इज द एक्सक्लेव ऑफ कालिनिनग्राड, बाल्टिक सी के पास। कालिनिनग्राड तक अगर रशिया को पहुंचना है तो उसको समुद्री रास्ते से जाना पड़ता है, पर कालिनिनग्राड का नाम अभी पोलैंड ने क्रोलेविक कर दिया, तो पोलैंड के से रशिया की कालिनिनग्राड के ऊपर ऑलरेडी लड़ाई चल रही है। और अगर पूरा पानी नाटो कंट्रीज के द्वारा घिरा हुआ रहेगा तो रशिया का मूवमेंट तो नहीं रोक सकते वो, लेकिन हाँ दिक्कतें पैदा जरूर कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं रशिया के ट्रूप्स के मूवमेंट पे। तो ये सारे चैलेंजेस रशिया के सामने अभी फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। फिनलैंड, सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था 1939 में, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, लेकिन फिनलैंड पूरे कोल्ड वॉर के दौरान जो है नाटो की सदस्यता से बाहर रहता है। लेकिन क्या हुआ, जब रशिया ने यूक्रेन इन्वेड कर दिया ना, तो फिनलैंड को डर लगने लगा कि अगला टारगेट कहीं वो ना हो जाए, बिकॉज बाउंड्री उसकी रशिया से सटी हुई है। तो उसने रिक्वेस्ट किया नेटो को कि यार मुझे मेंबरशिप दे दो। सबको ही मेंबरशिप फिनलैंड को देने को रेडी थे, बस टर्की और हंगरी के अपने कुछ पर्टिकुलर एप्रीहेंशंस थे जिसके चलते उन्होंने नहीं दिया। बाद में टर्की जो है फिनलैंड को अग्री कर जाता है, लेकिन स्वीडन के लिए उसने फिर भी अभी अग्रीमेंट नहीं दिया है।
अभी इसको समझने के लिए टर्की का थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन हमको देखना पड़ेगा। तो टर्की में 1960s के दौर से लेके अभी तक में 4 बार मिलिट्री coup हो चुका है, यानी राष्ट्रपति को हटाया जा चुका है मिलिट्री के द्वारा। और यहाँ पे रासिप तैयब अर्दोगन थोड़े कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स माने जाते हैं। उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं थोड़े से लिबरल माने जाते हैं। तो उनके जो ओपोनेंट हैं, जैसे उनका नाम है फैतुल्ला गुलन, वो टर्की में नहीं रहते, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए हैं। और वहाँ से उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था टर्की में, जिसका नाम है हिजमत मूवमेंट, दैट इज़ द मूवमेंट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी सर्विस। ये पर्टिकुलर मूवमेंट जो है अर्दोगन के लिए दुखती नस बसा हुआ है, बन गया है। तो टर्की ने बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कहा भी कि आप गुलन को वापस भेजिए। क्यों, किस आरोप में? गुलन के ऊपर रसेप तैयब अर्दोगन आरोप लगाते हैं कि 2016 में इन्होंने मेरे खिलाफ एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट किया और मेरे मिलिट्री और मेरी पुलिस वालों को मेरे से भड़का के मुझे ही सत्ता से हटाने की साजिश की थी उन्होंने। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि आप हमें प्रूफ ला के दीजिए, जस्ट गिव अस द नेसेसरी प्रूफ एंड देन वी शैल बी एबल टू सेटिस्फाई योर डिमांड्स एंड वी शैल बी एक्स्ट्राडाइटिंग हिम। बट रसेप तैयब अर्दोगन के पास सिर्फ ओपिनियन है, प्रूफ नहीं है। फिर कुर्दिस्तान का जो डिमांड है वो भी टर्की के लिए एक सिरदर्दी बन गया है, बिकॉज इसमें 4-5 देश इन्वॉल्व हो जाते हैं, सीरिया, इराक, ईरान, टर्की। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1916 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो एक साइक्स पिस्कॉट अग्रीमेंट होता है जो इन गल्फ कंट्रीज़ को, दैट इज़ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन है, दूसरा फ्रेंच ऑक्युपाइड रीजन है। इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो काफ़ी मतलब वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलता भी है। और वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म हो जाने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सेवरेन। ट्रीटी ऑफ सेवरेन में बेसिकली ऑटोमन एम्पायर को टर्की में बदलना था और ऑटोमन एम्पायर ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कुर्दिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा। लेकिन टर्की के जो फाउंडर हैं मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उनको इस ट्रीटी के टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर नहीं थे। तो उन्होंने ये कहा कि हम एक नई ट्रीटी बनानी है, ट्रीटी ऑफ लॉसेन बनता है और कुर्दिस्तान की डिमांड जो है उसमें रद्द कर दी जाती है। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द कुर्दिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन ट्रीटी ऑफ लॉसेन। नाउ दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर द कुर्दिश पॉपुलेशन. So Kurdish population decided that we'll take part in the domestic politics of all these countries like Turkey, Iran, Iraq and Syria. We'll form a political party and then we'll start the movement. So we'll win over the politics of these countries and then we'll keep the demand of the separate state. And that is how Indian National Congress also did that particular thing in India. So you can understand कि कोई भी revolution political movement से ही start होता है. अब उसकी वजह से हुआ क्या है, अब सीरिया वाले इलाके में आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सीरिया में एक 3-4 फ्रंट्स आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे टर्की का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सीरिया इजराइल से लड़ाई लड़ता है तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, अब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है तो रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट है। साथ में मूवमेंट की शुरुआत जो होती है वो अब्दुल्ला ओकलान से होती है। अब्दुल्ला ओकलान नाम का व्यक्ति एक कुर्दिश वर्कर पार्टी बनाता है, पीकेके। अब पीकेके इस समय सीरिया से ऑपरेट करती है, लेकिन पीकेके ने गलती कर दी। उसने अपनी मांगों को रखने के लिए आतंकवादी संगठनों के साथ दोस्ती करना स्टार्ट किया और टेरर को एक मीडियम की तरह यूज़ करना स्टार्ट किया, जिस सिलसिले में 1997 में एक पॉलिटिकल मूवमेंट, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरी पार्टी को अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर दिया, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। कुर्दिश पीपल एकजुट नहीं है, कुर्दिश पीपल भाषा के आधार पे भी बटे हुए हैं। देयर आर 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स विद इन द कुर्दिश पॉपुलेशन, दैट इज द कुर्मांजी स्पीकिंग एंड सोरानी स्पीकिंग पीपल. Because of that, there are different set of political ideologies that have developed over time. PKK was not able to function well, and there were certain factions in PKK who wanted to create a different initiative, and that is how Kurdistan Democratic Party was created from PKK, which wanted Kurdish statehood from Iraq. Now what happens? In 1979, a revolution happens in Iran, and Ayatollah Ruhollah Khomeini, the founder of Iran, supported Kurdistan. But Kurdish people are eccentrically Sunni people, and they did not go well along with the Islam, that is the Shiite Islam in Iran. तो ईरान ने कुर्दिस्तान के खिलाफ एक रिलीजियस वॉर स्टार्ट कर दिया। कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि ईरान इराक में अपना वर्चस्व बनाना चाहती थी, वो ख़त्म हो गई। सद्दाम हुसैन ने ईरान के कुर्द्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया ईरान इराक की लड़ाई के दौरान, और बदले में ईरान ने इराक के कुर्दिश पीपल को स्टार्ट किया। तो अब इराक के कुर्दिश पीपल इराक से अलग होना चाहते हैं और ईरान के कुर्दिश पीपल ईरान से अलग होना चाहते हैं। ईरान के कुर्दिश पीपल को कौन? सद्दाम हुसैन मदद कर रहा था, और इराक के कुर्दिश पीपल को ईरान मदद कर रहा था। तो इसकी वजह से ईरान इराक में 1980 से 1988 के बीच में बहुत पंगा होता है। 1988 में सद्दाम हुसैन इस कदर वायलेंस अपना लेते हैं कि वो केमिकल वेपन यूज़ करके
नरसंहार करते हैं, जेनोसाइड करते हैं कुर्दिश पीपल का। बड़ी हॉरिफिक फोटोग्राफ्स हैं, गूगल पे आप देख सकते हैं। फिर सीरिया में भी थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ रहा था, तो सीरिया ने अमेरिका के साथ बैठ के, टर्की के साथ बैठ के एक अदाना एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उसने कहा कि ओकालान जो मेरे यहाँ पे रह रहा है, टर्की का रिवॉल्यूशनरी, हम उसको वापस टर्की भेज देंगे। कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक, उसके बाद क्या होता है, 2011 में अरब स्प्रिंग आती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑलरेडी इराक में इन्वेड कर चुका है और अमेरिका की मदद कुर्दिश लोगों ने की। एक आतंकवादी संगठन पीकेके, जो कि कहाँ पे है, टर्की में, उसका टूटा हुआ हिस्सा केडीपी, जो कि कहाँ पे है, ईरान इराक में। तो ईरान इराक में केडीपी मदद लेती है अमेरिका से, या अमेरिका उसकी मदद लेती है और पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को ख़त्म करते हैं। जो सीरिया की पॉलिटिकल पार्टी है, सीरिया में जो पॉलिटिकल पार्टी है केडीपी, वो कुछ हद पीकेके, उसने कुछ हद तक सीरिया से ही एक हिस्सा तोड़ के आज़ाद घोषित कर दिया है। ऑब्वियसली सीरिया को ये बात तो अच्छी लगेगी नहीं। तैयब अर्दोगन ने सीरिया की पुकार पे, सीरिया की डिमांड पे बेसिकली इंटरवेंशन करते हैं। टर्की जाता है सीरिया में और उस रीजन को छुड़ाने की बात करता है। लेकिन अब इसमें कुछ डेवलपमेंट हो चुका है। इसमें डेवलपमेंट ये हो चुका है कि टर्की जो है कुर्दिश लोगों से बात करने के लिए राज़ी हो चुका है। इराक के जो प्रेसिडेंट हैं वो कुर्दिश डिसेंट के हैं, तो मसूद बरजानी, उन्होंने भी इराकिन कुर्द से बात करना स्टार्ट कर दिया। सीरिया में भी जो प्रेसिडेंट है, दैट इज़ बशर अल असद, वो भी कुर्दिश ओरिजिन के हैं, तो उन्होंने भी कुर्दिस्तान से बात कर दी। लेकिन बशर का कहना ये है कि यार तुम आज़ाद मुल्क मत घोषित करो, तो हमारा हिस्सा बने रहो, जब तक हम जॉइंट कंसेंसस से डिसीजन नहीं लेते तब तक बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। फिर कुर्दिश पीपल को अपने उस पर्टिकुलर रीजन में तेल मिल जाता है, और इसकी वजह से अब टर्की और इराक जैसे देश जो ऑयल सिक्योरिटी चाहते हैं, ऑयल ट्रेड चाहते हैं, वो उससे बात करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक तीसरा फ्रंट क्रिएट हो जाता है 2014 में इस पर्टिकुलर रीजन में, जिसका नाम है आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट। वो लेवांट रीजन में, यानी मेडिटेरेनियन कंट्रीज के आसपास के रीजन में इस्लामिक कैलिफेट सेटअप करना चाहता है, और वो कहता है कि आपसी रंजिशों से ऊपर उठो भाई, इसके ऊपर भी दुनिया है। लेकिन आईएसआईएस एक तीसरा फ्रंट बन रहा है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट्स है, उनका तो उनके लिए तो अच्छा है नहीं। तो ये सारी गवर्नमेंट, सीरिया की गवर्नमेंट, टर्की की गवर्नमेंट, जॉइंट ऑपरेशन 2019 में लॉन्च कर देती हैं आईएसआईएस के अगेंस्ट। अब इसमें अमेरिका भी साथ दे रहा है, किसका, टर्की का और सीरिया का, और इसमें रशिया भी साथ दे रहा है आईएसआईएस का। बीच बीच में कभी कभी ऐसा हुआ कि रशिया ने थोड़ा डराने के लिए आईएसआईएस का समर्थन किया, लेकिन लार्जली वो आईएसआईएस को खत्म करने में एक अहम रोल प्ले करता है। लेकिन आईएसआईएस किसके अगेंस्ट है, तो कुर्दिश पॉपुलेशन कहती है कि आईएसआईएस हमारी मांगों को ना सुन के एक बड़ा ऑब्जेक्टिव सामने रख रहा है, तो हमारी मांग जैसे उनके सामने छोटी है। तो कुर्दिश पीपल जो है वो आईएसआईएस को नस्ते नाबूद करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, अमेरिका की, ईरान की, टर्की की, इन सब की, इस उम्मीद में कि बाद में ये देश कुर्दिस्तान को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेसिकली पीकेके, जिसको 1997 में उसने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, वो इस्लामिक स्टेट को हराने में साथ में आ जाता है, और ये उम्मीद करता है पीकेके के यूएसए जो है उसको मदद करेगा। आज कहीं ना कहीं इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पीकेके के लोगों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये पीकेके के लोग कहाँ चले गए, इस पूरे वारदात के बाद ये सारे के सारे लोग नॉर्डिक कंट्रीज में चले गए। तो पीकेके फाउंडर ओकालान जो है वो नॉर्वे चले गए, और उसके बाकी रिवॉल्यूशनरीज जो है वो स्वीडन और फिनलैंड चले गए। अब टर्की का यही कहना है, पहली मांग टर्की ने ये रखी कि ओकालान को वापस करिए। तो सीरिया एक तरीके से राजी था, नॉर्वे में मुलाकात होती है और ओकालान के साथ बातचीत शुरू होती है। लेकिन जो असद हैं, बशर अल असद, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो आज़ाद इन्होंने कुर्दिस्तान सीरिया से कर दिया है उसको हम वापस ले लेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे असद ने उल्टा स्टैंड ले लिया कुर्दिश लोगों के अगेंस्ट, तो कुर्दिश लोगों की लॉयल्टी जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट होते हुए नजर आई। तो एक तरीके से पॉलिटिकल जो जोग्राफिकल मूवमेंट है वो पॉलिटिकल राइवलरीज में बदलता जा रहा है और इंटरचेंज होते जा रहे हैं एक दूसरे के सपोर्टर्स। भारत देश में ये दौर वो तब था जब ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे, और कभी कभी मराठा ब्रिटिशर्स के साथ थे, फिर कुछ समय के बाद मराठास ब्रिटिशर के अगेंस्ट थे मैसूर के टीपू सुल्तान को हराने के लिए। और इस तरह की जो पूरा सिचुएशन है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट वाले रीजन में भी, ब्लैक सी के आसपास वाले रीजन, कैस्पियन सी के आसपास वाले रीजन में भी काफ़ी इन बड़े पैमाने पे देखा जाता है। तो हमें ये साफ साफ क्लियर होता है कि कुर्दिश रीजन जो है और कुर्दिश पीपल की जो डिमांड है वो पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, और इन सभी कंट्रीज़ के लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। टर्की, फिनलैंड और स्वीडन को क्रिटिसाइज करता है कि इन पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को आपने अपने देश में पनाह दे रखी है, आप इनको वापस भेजिए। 2016 में इन्होंने मेरे को
तख्ता पलट करने की कोशिश की थी, मिलिट्री कू करने की कोशिश की थी। वो तो टर्की की आवाम है जो सड़कों पे आ गई बर्तन लेके, डंडे लेके, और मिलिट्री को उन्होंने रोका। तो मिलिट्री ने देखा कि यार रसेप तैयब अर्दोगन का तो इतना सपोर्ट है, बड़ा नैरो मार्जिन है, मतलब वहाँ पे 51% अगर उसको अर्दोगन को सपोर्ट करते हैं तो 49% दूसरे विचारधारा वाले लोग हैं। तो इसमें पॉलिटिकल राइवलरी जो है काफ़ी सटीक है। अब टर्की चाहता है स्वीडन और फिनलैंड से कि इन लोग को वापस कर दीजिए, लेकिन अब दूसरा एक और कारण ये भी है कि जब टर्की ने सीरिया में इन्वेड किया था ना, तो स्वीडन और फिनलैंड ने एक तरीके से किसी भी तरह का आर्म्स सेल टर्की के साथ करना, उस पर रोक लगा दिया। अब स्वीडन और फिनलैंड काफ़ी एडवांस्ड वेपन्स बनाते हैं, टर्की को उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो टर्की ये भी कह रहा है कि अपने आर्म्स एक्सपोर्ट पे जो आपने सैंक्शंस लगाए हैं उसको लिफ्ट करिए। तीसरा एक इंसिडेंट ये हो जाता है रिसेंटली कि स्वीडन में जो राइट विंगर्स हैं, यानी कोर क्रिश्चियन मूवमेंट है ना, स्वीडन इज अ क्रिश्चियन कंट्री, तो जो एकदम कोर क्रिश्चियन है उसमें से रास्मस पॉलदान नाम के व्यक्ति स्टॉकहोम में एक तरीके से कुरान को, स्टॉकहोम में टर्किश एम्बेसी के सामने कुरान को जला देते हैं। इससे टर्की का रिलीजियस सेंटिमेंट बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है, और कुर्दिश पॉपुलेशन की डिमांड को रखने के लिए जनवरी में स्टॉकहोम में अर्दोगन के पुतले टांग दिए जाते हैं। तो अर्दोगन यही कह रहे हैं कि स्वीडन और फिनलैंड एक तरीके से नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन वो तो वहाँ हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और वहीं टर्की के ऊपर आरोप भी है कि वो अपने पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को ख़त्म करने के लिए एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी अलायंस के ऊपर पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो दोनों के आर्गूमेंट्स में दम है, दोनों के आर्गूमेंट्स में मेन बात है, पर हमें समझने के लिए एक सिचुएशन को समझना था। देखिए, इन सभी का कारण छुपा होता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन में, जो कि मैंने आपको बताने का कोशिश किया है शॉर्ट में, राइट। पर एक चीज देखिए, इस पूरी लड़ाई में पिस रहा है कुर्दिस्तान, पिस रहे हैं कुर्दिश लोग, पिस रहे हैं वो लोग जो कि एक तरीके से खुद को आज़ाद घोषित करना चाहते हैं। और यही अगर सिचुएशन हम कश्मीर में भी लगा के देखें तो यहाँ पे भी तीन तरह के लोग, तीन तरह की विचारधारा है। पाकिस्तान उसको इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, इंडिया उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, और कश्मीर में कुछ आवाम ऐसी है जो कश्मीरियत की बात करती है, जो आज़ाद कश्मीर की बात करती है कि कश्मीर को आज़ादी दिलाएंगे। और इसी कश्मीर को आज़ाद कराने में वो समर्थन लेते हैं पाकिस्तान के आतंकवादियों का, और पाकिस्तान के आतंकवादी आज़ाद कश्मीर नहीं घोषित कराना चाहते, वो भारत को वहाँ से दूर कराना चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आप यहाँ का सिनारियो समझ सकते हैं। लेकिन इसका जो भी सोल्यूशन है वो वक्त बताएगा, लेकिन पॉलिटिकल सोल्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन आउट। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी इन अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट Kurdish region, and why Turkey is not very much ready to accept Sweden as the member, as a 32nd member. I'll see you guys in the next.